Hello students, welcome to our physics class. We have been discussing on the chapter force and laws of motion. हम force and laws of motion पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया। तो उसमें हमने क्या क्या जाना था? उसमें हमने जाना था अबाउट इनर्शिया, अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. There are three types of inertia if we consider it, like inertia of rest, inertia of motion and also inertia of direction. Right? मैंने आप लोगों को थोड़े क्वेश्चंस भी दिए थे उसमें. आई होप आप लोग उसे सॉल्व कर पाए या फिर आंसर कर पाए. अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं. मैं तो वैसे भी आप लोगों को आंसर देने ही वाला हूँ, दे दूँगा. और साथ में ही आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो तो क्लास में ज़रूर पूछिए. तो क्लास में आप लोगों को अपना डाउट क्लियर करना ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डाउट नहीं होगा. आपको हमेशा डाउट होगा अगर आप पढ़ रहे हो. एंड मेक श्योर कि आप अपना NCERT टेक्स्ट बुक खुद ब खुद हमेशा पढ़ते जा रहे हो. यू हैव टू रीड इट बिफोर आई स्टार्ट द क्लास. यू हैव टू रीड इट एक्चुअली. तो चलो अभी हम शुरू करते हैं हमारा क्लास ऑन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमको उसके बारे में कॉन्सेप्ट की जानकारी भी होनी चाहिए. राइट? क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ रहे हो? तो न्यूटन सेकेंड लॉ को पढ़ने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत होगा. तो वो कॉन्सेप्ट का नाम मैं अभी बता दूं या बाद में? आई होप बाद में, थोड़ी देर बाद में ही मैं ये कॉन्सेप्ट का नाम भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये एग्जांपल्स देखने हैं. तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि एक सॉफ्ट बॉल है. सॉफ्ट बॉल यानी आप जो स्माइली बॉल यूज करते हो, देखे हो ना स्माइली बॉल, 20 रुपीज में मिलता है दुकान में. तो एक वेरी सॉफ्ट पतला सा एक बॉल होता है जो आप हाथ से मतलब प्रेस करने से भी ये डिफॉर्म हो जाता है. राइट? तो एक ऐसा बॉल है, और एक सीजन बॉल या फिर लेदर बॉल जो क्रिकेट खेलने में यूज करते हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स. राइट? जैसे वो बुमराह बॉलिंग करेगा या फिर भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करेगा तो वो लोग टेस्ट मैच में ऐसा बॉल यूज करते हैं. रेड कलर का टफ बॉल. इसका वेट भी थोड़ा ज्यादा होता है, वेट यानी मास ज्यादा है इस बॉल का, और ये हार्ड भी है. राइट? तो ये दोनों बॉल को अगर एक ऊंची बिल्डिंग से हम ड्रॉप कर दे, मतलब ऐसे ही छोड़ दे फ्री फॉल करने के लिए, दोनों बॉल को पहले हम स्माइली बॉल को एकदम बिल्डिंग के छत से हम नीचे ड्रॉप करेंगे, और दूसरी बार हम ये सीजन बॉल को ड्रॉप करेंगे. तो पहले जब हम ये स्माइली बॉल को ड्रॉप करेंगे, आपको नीचे खड़े रहकर उस बॉल को कैच करना है. राइट? तो आप कौन से बॉल को आप इजीली कैच कर पाओगे? वो एक जो सॉफ्ट बॉल होगा और या फिर एक हार्ड बॉल होगा. तो इन दोनों में से ऑब्वियसली जो एक सॉफ्ट बॉल है उसे कैच करने में बड़ी आसानी होगी. ये इसको कैच करने में आपको दर्द भी नहीं होगा. राइट? लेकिन आप अगर वो लेदर बॉल को कैच करोगे ऊपर से जो ड्रॉप किया हुआ है, तो उसमें तो आपको थोड़ा ना सा तो हाथ में दर्द होगा ही. राइट? तो इन दोनों में से क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली ये जो है सॉफ्ट बॉल, उसे हम इजीली कैच कर पाएंगे. और ये सॉफ्ट बॉल को हम किस लिए इतनी आसानी से कैच कर पाते हैं? क्योंकि ये बहुत ही पतला है. राइट? ये इट इज वेरी सॉफ्ट. अगर कोई एक सॉफ्ट बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा हो या फिर कोई भी ऐसे ही मतलब आपको थ्रो करे, तो अगर वो चीज थोड़ा पतला हो तो आप उसे आसानी से कैच कर पाते हो कंपेरेटिवली जो वेरी हार्ड हो. राइट? जिसका वेट ज्यादा हो, जिसका मास ज्यादा हो. राइट? तो जिसका मास ज़्यादा होता है उसको कैच करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, और जो सॉफ्ट होता है और जिसका मास कम होता है उसको कैच करने में आसानी होती है. इसका मतलब क्या है? तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इसका जो फोर्स का इम्पैक्ट है, जो एक सॉफ्ट बॉल जितना इम्पैक्ट करता है आपके ऊपर और एक हार्ड बॉल जितना इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो हार्ड बॉल का इम्पैक्ट आप पर ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली उस सॉफ्ट बॉल के. राइट? सो जिसका मास कम है उसका फोर्स थोड़ा कम करके आपको फील होगा, और जिसका मास ज्यादा है उसका फोर्स थोड़ा ज्यादा करके आपको फील होगा. तो ये मास की वजह से भी आपको फोर्स में थोड़ी चेंजेस मिल सकती है.
अब हम चलते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि ये आदमी वॉक कर रहा है, लेफ्ट साइड वाला आदमी वॉक कर रहा है और राइट साइड में ये उसेन बोल्ट और कुछ प्लेयर्स भी दौड़ रहे हैं। तो इन दोनों में से आप किसको आप आसानी से स्टॉप कर पाओगे? तो उसेन बोल्ट जो दौड़ रहा है उसको आप बड़े आसानी से स्टॉप कर पाओगे, या फिर ये आदमी जो वॉक कर रहा है उसको आप आसानी से स्टॉप कर पाओगे? इस बार तो इन दोनों आदमी का मतलब जो लेफ्ट में एक आदमी है और उसेन बोल्ट एक है, सो इन दोनों का मास भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ऐसे हम मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों का मास सेम है। फिर भी इन दोनों में से किसी एक को स्टॉप करना या फिर या इसका मतलब है रोकना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि जो एक वॉक कर रहा है उसको अगर हम अपने हाथों से ही ऐसे ही रोक दे तो वो रोक सकता है अपने आप को मोशन से। लेकिन उसेन बोल्ट जो दौड़ रहा है उसको रोकना क्या इतना आसान होगा जो एक वॉक कर रहा है उसके कंपैरिजन में? उसेन बोल्ट खुद ही अपने आप को रोकने के लिए मतलब उसको थोड़ा और आगे जाकर दौड़ते रहना पड़ता है, राइट। जब आप उसका रेस देखोगे तो वो फिनिश लाइन में ही डायरेक्ट रुक नहीं जाता, वो फिनिश लाइन को क्रॉस करके थोड़ा और आगे चला जाता है, उसके बाद वो खुद को रोक पाता है। क्यों वो उसी फिनिश लाइन में अपने आप को रोक नहीं देता है? क्यों नहीं वो अपने आप को रोक पाता है उसी जगह पर? तो इसका कारण क्या है? अब तो इस बार तो दोनों का मास भी ऑलमोस्ट सेम है, तो मास सेम है तो मतलब ये किसी को एक डिफिकल्ट है, किसी का इम्पैक्ट ऑफ फोर्स थोड़ा कम है या ज़्यादा है, हम कैसे बोलेंगे इस बार? इस बार हमने ये देखा कि ये जो लेफ्ट वाला आदमी है वो वॉक कर रहा है और जो राइट वाला है वो दौड़ रहा है। तो इनमें से किसी एक का स्पीड या फिर वेलोसिटी कम या फिर ज़्यादा है, राइट। तो जो लेफ्ट में है जो वॉक कर रहा है उसका स्पीड या फिर वेलोसिटी कम है या ज़्यादा है कंपैरेटिवली जो राइट में है? ऑब्वियसली जो लेफ्ट में वॉक कर रहा है उसका स्पीड कम है कंपेयर टू उसेन बोल्ट जो दौड़ रहा है, राइट। इसीलिए उसको रोकने के लिए हमको कम फोर्स की जरूरत पड़ती है कंपैरेटिवली, अगर हम उसेन बोल्ट को अपने हाथों से रोकना चाहिए। अगर हम आगे अगर उसेन बोल्ट के आगे जो दौड़ रहा है उसके आगे अगर रुक जाए तो हमको वो धक्का देकर हमें गिरा करके आगे चला जाएगा, राइट। सो उसको रोकना इतना आसान नहीं होगा कंपैरेटिवली जो वॉक कर रहा है। क्यों इतना आसान नहीं होगा? क्योंकि वो जो वॉक कर रहा है उसका स्पीड बहुत कम है कंपैरेटिवली उसेन बोल्ट जो बहुत फास्ट दौड़ के आ रहा है। तो इस पर फोर्स का क्या मतलब रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी जब मतलब कम हो तो जब वो हमें अगर आकर धक्का दे तो उससे हम पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दौड़ रहा है अगर वो हमें आकर आगे से अगर धक्का मार दे, अगर हम उसी के आगे भी जाकर अगर रुक जाए ताकि वो हमें धक्का मार दे तो हम उससे इंज्योर हो सकते हैं, उसका इम्पैक्ट हम पर ज़्यादा पड़ेगा, राइट। तो क्या होता है? पहले हमने देखा था कि पहले एग्जाम्पल में कि जब मास कम होता है तब इम्पैक्ट कम होता है, और जब मास सिमिलर हो तब भी अगर किसी एक का अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट कराता है। तो इसमें क्या हमने क्या इन दोनों में से रिलेशन पाया है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का मास उसका मतलब वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है किसी एक बॉडी पर, उसका एक इम्पैक्ट बता सकता है, राइट। चलो एक और एग्जाम्पल से हम इसे क्लैरिफाई करते हैं। पहले हमने मास से देखा, इस बार हमने वेलोसिटी से देखा, इस बार हम दोनों के कॉम्बिनेशन से देखते हैं। चलो अब इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं? इस एग्जाम्पल में लेफ्ट साइड में बुमराह बॉलिंग कर रहा है और राइट साइड में किसी ने एक बुलेट फायर कर दिया है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में अगर आप आगे खड़े रहे
इस बॉल ये लेफ्ट साइड में जो बुमराह बॉल कर रहा है, तो आप आगे खड़े हैं, तो आप इस बॉल को आसानी से रोक पाओगे, या फिर ये जो बुलेट फायर किया गया है अगर आप इसके आगे रहे तो आप इस बुलेट को क्या आसानी से रोक पाओगे। अब इन दोनों में देखो, इस बॉल का मास ज्यादा होगा या फिर एक बुलेट का मास ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बुलेट का मास इस बार कम है, राइट, और बॉल का मास ज्यादा है। तो पहले हमने जो एग्जाम्पल देखा था सबसे पहले, उसके अनुसार क्या होना चाहिए था, ये बॉल हमें ज्यादा इंपैक्ट करना चाहिए था, राइट। अगर आप इस बॉलर के आगे खड़े रहे और आपको बॉल थोड़ा सा लग भी जाए, बैट भी होगा आपके पास, सोचो कि आप बैटिंग कर रहे हो, तो आप पर अगर लग भी जाए तब भी आपको ज्यादा हर्ट नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर आप ये जो बुलेट फायर किया गया है उसके आगे खड़े रहे, बैट लेकर ही खड़े रहे, सोचो कि आप आपके पास बैट भी है फिर भी आप इस बुलेट के आगे खड़े हो इस बुलेट को रोकने के लिए, क्या आप इस बुलेट को रोक पाओगे इतनी आसानी से? तो प्रॉब्लम क्या होगा इसमें, इस बार क्या हुआ, दोनों का तो मास अलग अलग है, जिसका मास ज्यादा है उससे इंपैक्ट इस बार कम पड़ेगा कंपैरेटिवली जिसका मास कम है, राइट। ये बुलेट का मास कम है लेकिन इसका इंपैक्ट इस बॉल से बहुत गुना ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हुआ इस बार? ऑब्वियसली कुछ तो बड़ी मतलब बात है। अब दूसरे एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि वेलोसिटी भी इस चीज को इम्पैक्ट कर सकता है, मतलब एक फोर्स का मतलब इम्पैक्ट बता सकता है, राइट। इस बार आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको इस बार दिखेगा कि ये बॉल भी एक वेलोसिटी में आएगा और ये बुलेट भी एक वेलोसिटी में जाएगा, राइट। तो इन दोनों में से जिसका भी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो वो क्या कर सकता है, वो फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, राइट। तो इस बार क्या होता है कि बॉल का अगर मास बड़ा ज्यादा भी हो फिर भी बॉल का वेलोसिटी कंपैरेटिवली टू द बुलेट बहुत कम होता है, इसलिए बॉल से आपको इम्पैक्ट कम पड़ता है और वेलोसिटी के कारण इस बुलेट का इम्पैक्ट आपको बहुत ज्यादा लगता है, राइट। और हम आज इसी इम्पैक्ट को बताने वाले एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट जिसके बिना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कभी पूरा नहीं हो सकता, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है मोमेंटम। आज हम मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो फोर्स का इंपैक्ट बता रहा है, ये इसमें कौन कौन सा वेरिएबल इंक्लूडेड है, राइट। किस किस चीजों के कारण ये मतलब इसका इंपैक्ट बढ़ सकता है या फिर कम सकता है या फिर दैट इज घट सकता है, राइट। तो इसका मेन रीजन है, नंबर 1 है मास और नंबर 2 है वेलोसिटी। अगर मास ज्यादा हो और वेलोसिटी भी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, दोनों अगर बहुत ज्यादा ज्यादा हो तो उसका मतलब मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, उसका इंपैक्ट ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा होगा। अगर सोचो कि मास बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि आप सोचो कि लाइट लाइट एक ऐसा मतलब वेव है जिसका मतलब मास नहीं है, आप ऐसे सोच सकते हो कि मास है ही नहीं, लेकिन इसका वेलोसिटी कितना है, सबसे ज्यादा है, 3 × 10⁸। लेकिन फिर भी क्या होता है, क्योंकि लाइट का मास नहीं है उससे आपको कोई इंपैक्ट नहीं दिखता है, राइट। और आप दूसरे एग्जांपल को देखो कि किसी का मास बहुत ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी 0 है, जैसे कि एक स्टेशनरी पत्थर और या फिर रॉक, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था एक एग्जांपल की बॉडी एट रेस्ट, राइट। सो एक बहुत ही ज्यादा भारी रॉक रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी ही नहीं है, तब इसका इंपैक्ट क्या होता है, तो इसका भी इंपैक्ट 0 होता है, राइट। इसका मतलब क्या है, ये फोर्स का इंपैक्ट कौन कौन सी चीजें हमें बताता है, एक है मास और दूसरा है वेलोसिटी, और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा मोमेंटम। सो अभी अभी हमने क्या जाना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा हो और वेलोसिटी ज्यादा हो तो उसका इंपैक्ट ऑफ फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब है मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास
बहुत कम हो, सोचो कि जीरो हो, मास है ही नहीं उसका, अगर कुछ है ही नहीं तो उसका वेलोसिटी भी कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो वो कौन सा वेलोसिटी में जाएगा, ऑब्वियसली ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मास जीरो नहीं हो सकता। अगर मास जीरो हो गया तो उसका मतलब कुछ है ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं, उसका वेलोसिटी भी कुछ नहीं है, राइट। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो उसका इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ऑब्वियसली अगर कुछ है ही नहीं तो वो हम पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकता। अगर उस चीज का, किसी भी चीज का अगर मास कम हो, मास कम हो, वेलोसिटी ज्यादा हो, तब भी उसका इंपैक्ट हमें मिलेगा, राइट। अगर उसका मास ज्यादा हो और उसका वेलोसिटी कम हो तब भी उस फोर्स का कुछ एक इंपैक्ट मिलेगा। लेकिन कब ज्यादा होता है, जब दोनों बहुत ज्यादा हो जाता है तब फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा होगा, और दोनों अगर घट जाए, बहुत कम हो जाए, तब फोर्स का इंपैक्ट बहुत कम होगा। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब इन दोनों के वेरिएशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, राइट। अगर मास और वेलोसिटी ज्यादा होता है तो मोमेंटम ज्यादा होता है, अगर मास और वेलोसिटी कम हो जाता है तो मोमेंटम कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा है, कि मोमेंटम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटीज, मतलब जिस जो भी इसका मैग्नीट्यूड हो, राइट, दैट इज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। एंड इन दोनों के प्रोडक्ट को, मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं मोमेंटम। दैट इज वी डिफाइन मोमेंटम एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो उसका मोमेंटम हम कैसे मेजर करेंगे, उस पॉइंट पर, कोई एक पॉइंट पर हम अगर कोई एक बॉडी मूव कर रहा है, वो बॉडी मोशन में है, किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम उसका मास तो सेम ही होगा, अगर उस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी निकाल ले तो उस पॉइंट पर उसका मोमेंटम कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे, हम उसका मास और उसका वेलोसिटी उस पॉइंट पर जब मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों चीजों का, तब हमें उसका क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। सो हाउ टू फाइंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जस्ट मल्टीप्लाई द मास विद द वेलोसिटी एट दैट point. So this is how we find momentum. So अब तक हमने मोमेंटम के बारे में क्या जाना, कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम इस फिजिकल क्वांटिटी को एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है p। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी को u, फाइनल वेलोसिटी को v, ऐसे ही मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए हम मैथमेटिकली मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनाते हैं, P इज इक्वल टू m इंटू वी। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, p मतलब मोमेंटम। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो अगर मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट इंटू वेलोसिटी का यूनिट, दैट इज SI यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी kg into meter per second, that is kg meter per second. So the unit of momentum is kg meter per second. So अब मोमेंटम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन है एक, और इसका डायरेक्शन कौन सी तरफ होगा, जिस तरफ वेलोसिटी डायरेक्ट करेगा उसी तरफ मोमेंटम भी डायरेक्ट करेगा। ओके, तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो हमने मोमेंटम के बारे में ये सब जान लिया है। चलो अब हम ये जानते हैं कि मोमेंटम जीरो कब होगा, व्हेन विल मोमेंटम बिकम जीरो। सो हमें मोमेंटम का एक्सप्रेशन पता है अब, P इज इक्वल टू m इंटू वी, राइट, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब कोई एक अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो एक ऑब्जेक्ट ही है तो उसका क्या जीरो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली उसका मास जीरो नहीं हो सकता, राइट। अगर वो एक ऑब्जेक्ट है
तो उसका मास हमेशा होगा ही होगा, राइट। अगर उसका मास ही नहीं है, उसका कोई मास ही नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे कहलाएगा। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो बेसिक चीज है उसका मास होना ही पड़ेगा, तभी वो एक मैटर होगा, तभी वो एक ऑब्जेक्ट होगा, राइट। सो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता ही होता है। अब मोमेंटम क्या देखता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मास देखता है और उसका वेलोसिटी देखता है, राइट। इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तब अब मोमेंटम जीरो कब हो सकता है, जब अब तो मास जीरो नहीं हो सकता, अब हमेशा वेलोसिटी को ही जीरो होना पड़ेगा जब मोमेंटम जीरो होगा, राइट। सो मोमेंटम जीरो कब होता है, जब वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, जब वो ऑब्जेक्ट ऐसे ही रेस्ट पोजीशन में हो, राइट। जब वो उसका कोई वेलोसिटी ना हो तब उसके फोर्स का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है जब वेलोसिटी जीरो होगा तभी उसका मोमेंटम जीरो होगा, राइट। सो मोमेंटम जीरो एक ही कंडीशन में होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर उसका वेलोसिटी जीरो हो तभी उसका मोमेंटम जीरो होगा। अब आप ये आसानी से एक काम कर सकते हो कि आप अगर भूत से कभी डरते हो ना, तो अब से मत डरो, भूत से हमेशा पूछना कि उसका मास कितना है। अगर उसका मास है तभी उसके फोर्स का कुछ इंपैक्ट आप पर पड़ेगा। अगर उसने कहा कि उसका कोई मास नहीं है, अगर वो कोई मैटर ही नहीं है, उसका कोई मास नहीं है, तब उसके फोर्स का आप पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तब वो आप पर कुछ इंपैक्ट नहीं कर सकता है। तो आपको पता चला कि मोमेंटम से हमको क्या पता चलता है, किसी भी फोर्स का इंपैक्ट पता चलता है। अब उसका मोमेंटम अगर जीरो हो जाए, भूत का ऑब्वियसली मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि उसका मास है ही नहीं, तो उसका अगर वो मास ही नहीं है, उसका वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई भी कर दो तब भी कोई फायदा नहीं है, राइट। सो मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो का मतलब है उसके फोर्स का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो यही है मोमेंटम का काम। अब मोमेंटम जीरो कब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब उसका वेलोसिटी जीरो होता है। मेक नोट ऑफ इट, मेक नोट ऑफ इट दैट एन ऑब्जेक्ट इफ देयर एग्जिस्ट then it will always have a mass, right? It can have its velocity zero, but उसका मास कभी जीरो नहीं हो सकता। Got it? अब चलो मोमेंटम के बारे में और अच्छी तरह से जानते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और उसी क्वेश्चंस को आंसर करके हम मोमेंटम के बारे में और ज्यादा जानेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई एक बॉल है, एक टेनिस बॉल है, जिसको मतलब एक हाइट से नीचे की ओर ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप मतलब कोई फ्री फॉल किया गया है, राइट। तो इसमें क्या होता है, पहला क्वेश्चन है हमारा, इज द मोमेंटम एट इनिशियल पॉइंट सेम एज द मोमेंटम एट फाइनल पॉइंट। सो यहां पर पिक्चर में ही दिया गया है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका हाइट है h, सो एंड फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम जब वेलोसिटी जीरो होता है तब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम भी जीरो होता है। और जब वेलोसिटी ज्यादा हो कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो वेलोसिटी 50 में इसका मोमेंटम भी थोड़ा ज्यादा होगा, राइट। तो जब क्या होता है इसमें, सबसे इनिशियल पॉइंट में क्या होता है, कुछ एक मोमेंटम जीरो होता है तो नीचे थोड़ा मोमेंटम बढ़ जाता है, राइट। सो इनिशियल पॉइंट में और फाइनल पॉइंट में मोमेंटम सेम रहता है क्या, नहीं। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में मतलब अलग अलग होते हैं, राइट। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों अलग अलग होते हैं। दस द मोमेंटम चेंजेस विद द चेंज इन वेलोसिटी। यस, ऑब्वियसली यही तो हमने अभी अभी देखा कि जब इनिशियल मोमेंटम हमें जीरो मिला और फाइनल मोमेंटम हमें कुछ एक वैल्यू मिलेगा, 50 मीटर पर सेकेंड इंटू दिस मास, ओके, मास ऑफ द बॉल। सो फाइनल पॉइंट में फाइनल मोमेंटम इसका अलग है, इनिशियल मोमेंटम अलग है। तो इसमें चेंज आया कि नहीं आया, मोमेंटम में चेंज आया कि नहीं आया, ऑब्वियसली मोमेंटम में चेंज आया है। और इसीलिए इफ चेंजेस,
थर्ड क्वेश्चन, एट विच पॉइंट मोमेंटम इज लोएस्ट एंड हाईएस्ट। हमें पता है स्टार्टिंग में मोमेंटम जीरो था क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और फाइनल में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि जब नीचे गिरता रहता है बॉल एक्सेलरेट होता जाता रहता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता जाता रहता है, तो फाइनली इसका एक कोई वेलोसिटी होता है जो सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी होगा उस बॉल का, इसीलिए एट द एंड पॉइंट उसका फाइनल मोमेंटम ज्यादा होगा इन दिस केस। ओके, ये जब फ्री फॉल का केस है ना, इसमें ऐसा होगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि फाइनल मोमेंटम ज्यादा होता है इनिशियल मोमेंटम से, चेंजेस भी होता है, और सबसे ज्यादा किस पॉइंट पर मिलता है हमें, फाइनल पॉइंट में मिलता है, और सबसे कम मोमेंटम किधर मिलता है, हमारे इनिशियल पॉइंट में यहां पर मिलता है। तो इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हमने कंक्लूड किया कि इनिशियल मोमेंटम जीरो था, इसलिए क्या हुआ कि मोमेंटम सबसे कम निकला। तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी कम का मतलब है मोमेंटम कम, और जब वेलोसिटी ज्यादा होता है तो मोमेंटम ज्यादा, और मोमेंटम में क्या आता है, फोर्स का इंपैक्ट आता है। तो फोर्स का इंपैक्ट किधर सबसे ज्यादा होता है, जब फाइनल मोमेंटम में फोर्स सबसे ज्यादा होता है और इनिशियल मोमेंटम में फोर्स सबसे कम होता है। तो ये फोर्स कैसे कैसे चेंज होते आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता रहा है, राइट। फोर्स कैसे बढ़ता आ रहा है, जब मोमेंटम बढ़ता जाता है हमारा फोर्स भी बढ़ता जाता रहता है, राइट। सो फोर्स कैसे बढ़ रहा है, मोमेंटम के चेंज के साथ फोर्स भी चेंज हो रहा है, राइट। मोमेंटम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा फोर्स भी चेंज होता है। तो इससे हमने यही कंक्लूड किया है कि मोमेंटम जब कम होता है तब फोर्स भी कम होता है, मोमेंटम जब ज्यादा होता है तब फोर्स भी ज्यादा होता है। सो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे फोर्स भी बदलता है, यानी अगर मोमेंटम कमता हमें दिखाई दे तो फोर्स भी हमें कम करके ही दिखाई देगा, और मोमेंटम अगर बढ़ता हमें नजर आए तो हमें फोर्स भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब चलो इस बॉल में थोड़ा और कंडीशंस लगा देते हैं और उसके बाद इसके मोमेंटम के बारे में जानते हैं, राइट। हाउ फास्ट चेंज इन मोमेंटम कैन इंपैक्ट, हम अब ये फास्ट चेंज या स्लो चेंज में क्या इंपैक्ट कर सकता है, ये मोमेंटम क्या कर सकता है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो क्वेश्चन यहां पर है कि व्हाट इफ द बॉल इज इनिशियली थ्रोन विथ सम फोर्स। सो पहले हमने देखा था कि मोमेंटम जीरो था एट इनिशियल पॉइंट क्योंकि उसको हमने जेंटली ड्रॉप किया था। इस बार हमने क्या किया, उस बॉल को पहले ही एकदम जोर से फोर्स डाल के उसे नीचे गिराया। तो इनिशियली ही उसका क्या होगा, इनिशियली ही उसका कोई एक वेलोसिटी होगा। इस बार u इक्वल टू जीरो नहीं होगा, राइट। u इक्वल टू जीरो इस बार नहीं होगा, इसीलिए इसका मोमेंटम ऊपर कुछ अलग होगा और नीचे वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि आप ऐसे फ्री फॉल जब बॉल को करने दोगे तब वो धीरे धीरे आएगा, मतलब धीरे से अपनी स्पीड पकड़ेगी, और पहले ही आपने अगर जोर से फोर्स डाल के गिराया तो वो जल्दी से नीचे पहुंच जाएगी। तो उसका चेंज इस बार कितना होगा, इस बार इसका चेंज ज्यादा होगा या कम होगा। ऑब्वियसली इस बार इसका कम होगा, क्योंकि उसका फाइनल वेलोसिटी सोचो कि सेम ही होगा और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी भी ज्यादा है। इस बार तो चेंज इसमें बहुत कम समय में आ जाएगा, राइट। इस बार इसे चेंज करने में इसका मतलब है इस बार इसे मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में चेंज होने के लिए इसको इस बार बहुत कम टाइम लगेगा। सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इफ द बॉल इज जस्ट लेट टू फ्री फॉल। वही मैंने अभी बताया कि अगर फ्री फॉल करने दिया तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर हमने फोर्स देके इसे मतलब गिरने दिया, मतलब नीचे फेंका, तो क्या होगा, इसको हमें मतलब बॉल को जमीन तक पहुंचने के लिए सबसे कम टाइम लगेगा, राइट। इन व्हिच केस द बॉल रीचेस द ग्राउंड इन लेसर टाइम। ऑब्वियसली जब हम इस पर फोर्स डालेंगे तब वो बॉल ग्राउंड में सबसे जल्दी नीचे आ जाएगा, और इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि
हमने जब इनिशियली बॉल में ज्यादा फोर्स लगाया तब चेंज इन मोमेंटम में कितना टाइम लगा, हमें कम टाइम लगा, राइट। अब हमने जब ऊपर फोर्स दिया ही नहीं था, मतलब इनिशियली जब फोर्स दिया ही नहीं था तब उसे जमीन तक आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी अगर टाइम ज्यादा लगे तो फोर्स उसमें कम आएगा। अगर टाइम कम टाइम में ही वो ज्यादा चेंज कर जाए, मतलब चेंज तो उतना ही हुआ ना, ऊपर से नीचे तक तो पहुंचा ही, तो चेंज तो हुआ, लेकिन बहुत फटाफट अगर चेंज हो जाए तब उसमें इंपैक्ट ज्यादा होगा। सो कम टाइम में ज्यादा फोर्स हमें एक्ट करने को दिखने को मिलेगा, राइट। और जब ज्यादा टाइम लगेगा तब उसमें फोर्स थोड़ा थोड़ा कम करके आएगा। इसका एग्जाम्पल आप क्रिकेट फील्ड में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट। तो जब कोई बैट्समैन सोचो कि सिक्स मारने के लिए बॉल को ऊपर बैट से, मतलब बॉल को मतलब फ्लाई होके आने के लिए दिया बाउंड्री तक, लेकिन वो बाउंड्री तक नहीं पहुंचा, बाउंड्री में कोई एक फील्डर था और उसको मतलब कैच पकड़ना है, तो या फिर कोई भी हो, किसी ने हाई कैच दिया आपको, आपको वो कैच पकड़ना है। तो अगर आप अपना हाथ उसी में ऐसे ही सेम जगह पर ऐसे हाथ को मतलब फैला के रखे कि ताकि आपके हाथ पर बॉल आ जाए और आप कैच कर सको, तो ऐसा नहीं होता है। क्या करना पड़ता है आपको, बॉल को धीरे धीरे नीचे की ओर आप ले आते हो। इसका मतलब क्या है, आप इस बॉल को चेंज इन मोमेंटम का टाइम ज्यादा करते हो, राइट। सो टाइम ज्यादा करने से क्या होता है, फोर्स कम हो जाता है। फोर्स कम होता है तो क्या होगा, फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा, और फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा तो आपके हाथ में दर्द कम होगा, राइट। सो आपके हाथ में अगर दर्द कम होगा तभी आप आसानी से बॉल को कैच कर पाओगे। लेकिन जब आप हाथ को ऐसे ही सीधा एक जगह पर ही अगर फैला के रख दो तब बॉल आपके हाथ में लगेगा और वो फोर्स भी ज्यादा होगा और आपके हाथ में दर्द भी आएगा। इसीलिए फील्डर क्या करता है, बॉल जब कैच करते हैं वो लोग नीचे की ओर खींच के लाते हैं ताकि उसका मोमेंटम कम हो जाए। तो उसका चेंज इन मोमेंटम को कम करने के लिए ही उसको मतलब उसका फोर्स के इंपैक्ट को कम कराने के लिए वो लोग नीचे खींचते हैं, इसका टाइम को बढ़ाते हैं। तो यही है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर कम टाइम दिया जाए तो फोर्स ज्यादा हमें दिखने को मिलेगा। considering the time for change in momentum, okay, so force is inversely proportional to टाइम। सो हमने पहले एक कंक्लूजन में मिला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, एंड नाउ वी हैव गॉट दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और इसको एक लाइन में अगर हम लिखे तो हम लिखते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज इट, राइट। सो इसे हम रीड आउट कैसे करेंगे, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। पहले भी हमने कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन देख लिया है इन केस ऑफ एक्सीलरेशन, राइट। वी हैव सीन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो हमें क्या मिला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। सो इसका चेंज कैसे होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम, राइट। सो चेंज इन मोमेंटम मैथमेटिकली द थिंग इज it can be written as f is directly proportional to mv minus mu divided by t, that is force is directly proportional to the rate of change of momentum can be written as this mathematical expression. Now we will deduce it into some other form, okay. So f is directly proportional to mv minus mu divided by t। यहां पर आपको क्या करना है, m को कॉमन लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, f is directly proportional to m into v minus u divided by t। तो और आपको
अगर याद आया हो तो एक्सिलरेशन का हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था. मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एक्सिलरेशन इज change in velocity divided by time, that is rate of change of velocity, which is v minus u divided by t. So a is equal to v minus u by t. So हम इसे v minus u by t को a से अब रिप्लेस कर देंगे. So हमें क्या मिलता है? f is directly proportional to ma. अब और इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहा, अभी तो हमें मैथमेटिक्स करना है. f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma. प्रोपोर्शनल साइन को हम इक्वल साइन से कैसे चेंज कर सकते हैं? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करा के, राइट. दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू kma. वेयर k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इसे हम अब फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं? इसके मदद से हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k को हमें यहां से हटाना पड़ेगा. अब k को हटा हम कैसे सकते हैं? k के वैल्यू को मतलब हम अगर 1 कर दे तो हमें ये सारे एक्सप्रेशन में k नहीं मिलेगा, राइट. अब हम क्या करेंगे? ये सारे पैरामीटर फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, इन सारे चीजों को हम अब मैग्नीट्यूड 1 कर देंगे. तब हमें क्या मिलेगा? k का वैल्यू मिल जाएगा. राइट नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k एज from the equation 1 we have known that f is equal to kma. Putting all other values 1 as I have written, this gives us k is equal to 1. When we put k is equal to 1, we get the expression of force as f is equal to m into a. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये है एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स और यही है न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ये कहां से? ये F इज इक्वल टू एम ए हमें क्यों मिला? ये हमें इसलिए मिला क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ने हमें कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. Now let's get to the unit of force. F is equal to ma. This implies that unit of F is equal to unit of mass is kg, unit of A is meter per second square. Unit of F is kg meter per second square, which is equal to Newton. There is another name of the unit of F is Newton. Okay. 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. Let us see the things about the Newton's second law of motion that we have learned. We have learned that force is directly proportional to the rate of change of momentum. पर आपको टेक्स्ट बुक में दिखने को मिलेगा कि the rate of change of momentum is directly proportional to the force. बात कुछ हद तक सेम ही है, लेकिन आपको ऐसे लिखने से ज्यादा अच्छा होगा कि rate of change of momentum is directly proportional to the फोर्स. ऐसे लिखने से क्यों ज्यादा अच्छा होता है? क्योंकि हमें मोमेंटम के चेंज के कारण फोर्स के चेंज होने का मतलब दिखने को मिलता है, राइट. मोमेंटम जब जब चेंज होता है तब हमें अलग अलग फोर्स मिलता रहता है. तो मोमेंटम के चेंज के कारण ही होता है फोर्स का चेंज. फोर्स के चेंज होने से मोमेंटम चेंज होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मोमेंटम से ही हमें फोर्स का मतलब पता चला है, राइट. इसीलिए हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया गया है और हमें पता चला है F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. हमें ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स मिला है न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसका एक CGS यूनिट भी है, जैसे कि CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड. ओके, इन दिस यूनिट द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन. पर जहां तक हो सके हमें यूनिट ऑफ फोर्स को हमेशा न्यूटन में ही लिखना है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब है जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे तब एवरी टाइम यू हैव टू लुक एट थिंग्स लाइक मास एंड एक्सेलरेशन. मेक श्योर द यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर इन SI यूनिट, देन ओनली यू विल गेट फोर्स इन न्यूटन. ओके, नाउ व्हाट इज 1 न्यूटन? ये हमें मिलेगा फोर्स के एक्सप्रेशन से F इज इक्वल टू एम ए. यहां पर हम F इज इक्वल टू 1 कब मिलेगा? जब M और A दोनों 1 1 होंगे, राइट.
सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज के मदद से हम फोर्स 1 न्यूटन का मतलब क्या है ये हम अभी निकालेंगे। So a body of 1 kg is said to exert a force of 1 Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square because of the force. Okay, so कोई एक बॉडी अगर 1 kg मास का हो और उसमें एक ऐसा फोर्स लगाए जिसके कारण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो जाए, तभी वो फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। सो दिस इज अबाउट 1 न्यूटन फोर्स। सो यू हैव टू राइट दिस इन योर कॉपी एंड शो मी इन द ग्रुप। So let's recall what we have learned till now. So today we have started with momentum, right? So momentum is the product of mass and velocity. The unit of momentum is kg meter per second. Momentum is a vector quantity whose direction is same as the direction of velocity. We have now known the second law of motion as force is directly proportional to the rate of change of momentum. Mathematically, we write the second law of motion as F is equal to ma, and the unit of force is Newton, and we have also known about what is 1 Newton. So these are the things that we have come across today. I hope you have learned something. If any doubt you have, just directly ask me. I will answer everything. Okay, so let's see in the group again.